नमस्ते ट्रम्प इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए, न जाने कितने करोड़ खर्चा हुए उस नमस्ते ट्रम्प के लिए, और वो ट्रम्प तो चले गए। अब तो वो राष्ट्रपति नहीं है यूएस के। अब जो बाइडेन का स्वागत करने में लगी है यूएस। जो बाइडेन के लिए अभी तक अच्छे वर्ड्स नहीं लिखे गए हैं, अभी तक अपने दोस्त के जाने का गम सता रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को। कैसे हैं आप सब? आज 56 दिन पूरा हो गया है किसान आंदोलन को। 56 दिन से हमारे देश के किसान सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन 56 इंची सीने वाले लोग अभी तक उनका हालचाल लेने नहीं गए हैं। कहाँ है वो 56 इंची सीना? क्यों नहीं गए हैं वो अभी तक किसान आंदोलन में किसानों का हालचाल लेने? और ये किसान आंदोलन कब खत्म होगा? मुझे लगता है कि इसकी जानकारी पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के पास है, वो है अर्नब गोस्वामी। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को पुलवामा अटैक के बारे में मालूम पड़ते ही वो खुशी मना रहा था, उसे बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी पहले से मालूम था। तो मैं पूछना चाहती हूँ अर्नब गोस्वामी जी से कि आप ये भी बता दीजिए कि ये किसान आंदोलन कब खत्म होगा और ये 3 काले बिल सरकार कब वापस लेगी, या लेगी भी कि नहीं लेगी। जिस तरह से सरकार तानाशाह हुई पड़ी है और ये 3 काले बिल वापस लेने के बिल्कुल भी सोच में ही नहीं आ रही है, तो मैं पूछना चाहती हूँ अर्नब गोस्वामी से कि आप ही बता दीजिए पूरे देश की जनता को कि ये 3 काले बिल कब वापस होंगे और किसान कब आंदोलन खत्म करेंगे। 70 से लगभग 100 किसानों के बीच किसानों की मृत्यु हो चुकी है सिंघू बॉर्डर पर। तो किसान अपने घर से, अपने घर वालों से वापस कब मिल पाएंगे? लाखों की तादाद में किसान जो अपने घर जाने का वेट कर रहे हैं, वो किसान आंदोलन कब खत्म होगा? अर्नब गोस्वामी जी, पूरे देश की जनता आपसे पूछ रही है, क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े बड़े राज के बारे में मालूम रहता है। तो आप ये भी पूरे देश की जनता को जरूर बताएं कि ये किसान आंदोलन कब खत्म होगा। मैडम, हाउ आर यू? आई एम गुड, बट हमारे देश के किसान ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं चाहती हूं कि अर्नब गोस्वामी जैसे इंसान पूरे देश को इस बात से वाकिफ करवाएं कि आखिर ये आंदोलन कब खत्म होगा। हमारे देश में जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने स्थिति बना दी है वो बहुत ही निराशाजनक है, और जिस तरह से किसान एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं, ये प्रूफ है कि किसान अब ये तानाशाह सरकार से दुखी हैं और पूरा देश दुखी है। तो मैं चाहूंगी कि सब मिलकर इस देश के लोग जब इस तानाशाह सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे, तभी इस तानाशाह सरकार को ये ज्ञात होगा कि आखिर में लोग कितने परेशान हैं। ये गोदी मीडिया तो पूरे के पूरे फेवर में है, और गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ भारतीय जुमला पार्टी के जुमले दिखाने में व्यस्त है। जीडीपी किस गर्क में जा रही है उसे इससे मतलब नहीं है। और एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ने तो हद ही पार कर दी। जो किसान के समर्थन में उनके खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं, उन्हें भी एनआईए ने इतनी लंबी लंबी एफआईआर दर्ज करके ये तानाशाह सरकार के रवैये को पूरी तरह से दर्शाया है।
और इस बार 26 जनवरी को जिस तरह से किसान ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया है किसानों ने, 26 जनवरी का इंतज़ार पूरा देश कर रहा है कि आखिर क्या होने वाला है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को आखिर क्या करने वाले हैं किसान? क्या 26 जनवरी से पहले किसान ये 3 काले बिल वापस ले लेगी, या किसानों को मजबूरन ट्रैक्टर परेड करना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया है कि आप ट्रैक्टर परेड ना करिए, लेकिन जो किसान पिछले 56 दिन से सिंघू बॉर्डर पर कपकपाती ठंड में, बारिश में टेंट लगा लगा के रह रहे हैं, वो क्यों ना करे किसान ट्रैक्टर परेड? ट्रैक्टरों के साथ साथ घोड़े भी आए हुए हैं। एनडीटीवी न्यूज़ चैनल पे आप सब ने देखा होगा कि हजारों की तादाद में घोड़े आए हुए हैं। ट्रैक्टर के साथ साथ घोड़े भी अपनी परेड करेंगे। किसानों के समर्थन में हम सबको मिलकर सामने आना है और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के समर्थन में आप जिस तरह से भी अपना समर्थन दे सकते हैं ज़रूर दीजिए, चाहे वो घर से, चाहे वो किसानों के बीच जाकर किसानों की राय जानिए। किसान जो वहाँ पे हैं, जो पूरे किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं, वो जो लाखों किसान हैं, वो सिर्फ उनका भला नहीं होगा। पूरे देश में 70% आबादी किसानों की है, तो उन सारे 70% लोगों को जब फ़ायदा पहुँचेगा तो ये सारे लाखों किसान उन्हीं लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, 26 जनवरी को जो किसान ट्रैक्टर परेड है उसके बारे में आप सबकी क्या राय है, और आप सब समर्थन देना चाहेंगे या नहीं? पिछले 56 दिन से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके हक के लिए हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? इस तानाशाह सरकार के खिलाफ जितना भी हो सके, आप जब तक आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, अब तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा ज़रिया है, आप सोशल मीडिया के थ्रू भी अपनी आवाज़, अपना समर्थन दे सकते हैं। हर इंसान सिंघू बॉर्डर पर जाकर किसानों का समर्थन करे, ये हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब किसानों के समर्थन में सामने ज़रूर आएं और किसानों के हक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद ज़रूर करें। 26 जनवरी को क्या नज़ारा रहेगा वो देखने लायक रहेगा। और वैसे तो इस बार कोई चीफ गेस्ट नहीं आ रहे हैं। 26 जनवरी को किसी भी देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है कोरोना का बहाना करके। नमस्ते ट्रंप इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए, न जाने कितने करोड़ खर्चा हुए उस नमस्ते ट्रंप के लिए, और वो ट्रंप तो चले गए। अब तो वो राष्ट्रपति नहीं है यूएस के। अब जो बाइडेन का स्वागत करने में लगी है यूएस। जो बाइडेन के लिए अभी तक अच्छे वर्ड्स नहीं लिखे गए हैं, अभी तक अपने दोस्त के जाने का गम सता रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को। जिस दोस्त के स्वागत में देश की संपत्ति जो हम सब मिलकर टैक्स के रूप में देते हैं, उसका 120 करोड़ रुपए नमस्ते ट्रंप में खर्चे हुए। बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई ताकि हमारे देश का कचरा छुप जाए। बहुत ही दुख की बात है कि उस कचरे को साफ नहीं किया गया। उस कचरे के सामने एक बड़ी सी दीवार खड़ी की गई ताकि वो कचरा दिखाई न दे। लेकिन पूरा देश जिस तरह से गंदगी से भरा पड़ा है 6-7 साल से, वो गंदगी विश्व से छुपी नहीं है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, वो फोटो खींच खींच के लेके जा रहे हैं और यहाँ की हकीकत पूरे विश्व को दिखा रहे हैं। जिस बनारस को क्योटो बनाने की बात की गई थी, वो बनारस क्योटो तो नहीं बन पाया, जबकि दूसरी बार लगातार बनारस के सांसद हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी। उसके बावजूद भी ये बनारस शहर क्योटो तो नहीं बन पाया, बल्कि और बदतर स्थिति हो गई है।
जगह जगह कूड़े के ढेर, पानी पीने के लिए सीवर का पानी पीना पड़ता है। अगर घर में आपके आरओ नहीं है तो आप पानी पीने की स्थिति में नहीं है। ये है हकीकत, ये है असलियत बनारस की, क्योंकि मैं बनारस की रहने वाली हूँ और बनारस की हकीकत। ऐसा कौन सा रोड है जो पूरी तरह से मरम्मत किया हुआ है? अगर आप शहर में रहते हैं तो हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह गंदगी है, और ये गंदगी साफ नहीं हो पा रही है। पिछले 7 साल से, जब से मोदी जी यहाँ के सांसद बने हैं, हम सब ने ये सपना देखा था कि कुछ नया होगा, क्योटो बन जाएगा। क्योटो का दर्शन अब हम सबको सिर्फ सपने में ही हो सकता है, क्योंकि 7 साल में जो गंदगी साफ नहीं हो पा रही थी वो आगे आने वाले 2-3 साल में कैसे हो जाएगी। जब तक भारतीय जनता पार्टी जुमले करती रहेगी, काम पे ध्यान न देकर सिर्फ और सिर्फ जुमले में ध्यान देगी और धर्म की राजनीति करेगी, तब तक हकीकत यही रहेगी। अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान भी गधा लगने लगता है जब पता चलता है कि मोदी भक्त है। सागर राज अंबेडकर जी, ये मोदी भक्तों की कहानी ही अलग है। ये अंधभक्त अब शर्मा रहे हैं अपने आप को अंधभक्त कहने में। पहले जिस खुशी के साथ अपने आप को अंधभक्त कहते थे, आज उसी दुख के साथ आंखें बंद करके मुंह छुपाते हुए मन ही मन बोलना पड़ता है कि मैं एक अंधभक्त हुआ करता था। लेकिन अभी भी जो लोग भक्ति का चश्मा लगाए हुए हैं, उनका भगवान ही मालिक है, और उनकी आगे आने वाली जनरेशन का भी मालिक उनका भगवान ही होगा। क्योंकि जिस तरह से वो मोदी जी की तारीफ और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते करते आगे आने वाले फ्यूचर की पूरी तरह से बर्बादी देखने के लिए तैयार हैं, वो खुद भी जानते हैं कि मोदी जी के आने के बाद चीज़ें सही तो नहीं हुई हैं, बल्कि और ख़राब होती जा रही हैं। देश और गर्क में जाता जा रहा है। जीडीपी -23.9% चली गई है, जिसका भुगतान हम सबको मिल के करना पड़ेगा। किसी एक का नुकसान नहीं है, ये पूरे देश का नुकसान है। -23.9% जीडीपी। तो मैं आप सब से बोलना चाहती हूँ कि आप अपने आगे आने वाली जनरेशन के सुख के लिए, उनके आगे आने वाली शिक्षा के लिए, उनके आगे आने वाली हॉस्पिटैलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ पिछले 70 साल के दिन याद करेंगे। जो दिन आपको मिले हैं वो कांग्रेस की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को आज़ाद करवाने में भी अपनी कोई अहम भूमिका नहीं दी थी। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी। आप जिस मोबाइल से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उस मोबाइल भी कांग्रेस पार्टी की ही देन है। तो जो बेवकूफ़ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया, वो ये वीडियो देख के ज़रूर ये सोचिए कि जो लैपटॉप, जो कंप्यूटर, जो मोबाइल, जिसके बिना आपका 1 मिनट नहीं बीतता है, वो किसकी देन है। शिक्षा पे पूरा फोकस किया हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। 10 साल के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हम लोगों को मिला था मनमोहन सिंह जी के रूप में, जिसने इस देश की काया पलटने के लिए लोगों में शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया। लेकिन हमारे देश के करंट प्रधानमंत्री देश को सिर्फ धर्म के नाम पर बांटने में लगे हुए हैं। शिक्षा से उनका कोई भी नाता ही नहीं है। कभी भी किसी को ये नहीं बोलते कि पढ़ो लिखो, क्योंकि वो तो साफ साफ बोल चुके हैं कि पकौड़े तलो। पकौड़े तलने के लिए तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। उनके हिसाब से पकौड़े तलने के लिए आपकी डिग्री वैल्यू नहीं करती। तो आप किसी भी स्टूडियो के बाहर पकौड़ा तल सकते हैं, उसके लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए 6-7 हज़ार रुपये महीना आप कमा लेंगे। उतने में
जो ये महंगाई चल रही है उसमें आपके बच्चे अगर सही समय पे खाना सही पोषण मिल गया आपको तो आप जिंदा बच सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नहीं बच पाए तो उसमें मोदी जी की क्या गलती है। उन्होंने तो सिर्फ आपको सजेस्ट ही किया था कि पकौड़ा तलो। बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे आने वाले युवाओं से कहते हैं कि पकौड़ा तलो। पढ़ लिख के इंजीनियर बनो, पढ़ लिख के डॉक्टर बनो, ऐसे वर्ड्स अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री यूज़ करते तो कितनी खुशी की बात होती। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने वर्ड्स यूज़ करते हैं कि हमारे देश के युवाओं को क्या दिक्कत है, वो पकौड़ा भी तो तल सकते हैं। पकौड़ा तलने के लिए रिफाइंड कितना महंगा होता जा रहा है। कैसे पकौड़ा तलेंगे देश के युवा। जो रिफाइंड तेल 80 रुपये में आता था अब उसकी कीमत 150 रुपये हो गई है पिछले 2-3 महीनों में। 150 रुपये का तेल खरीद के कितने पकौड़े, जस्ट दुगनी प्राइस हो गई है रिफाइंड ऑयल की। तो उस दुगने प्राइस में युवा पकौड़ा भी नहीं तल पाएंगे। मोदी जी कम से कम रिफाइंड ऑयल की कीमतें तो कम कर दीजिए ताकि पकौड़ा तल सकें। गैस सिलेंडर की प्राइस आसमान छू रही हैं। गैस सिलेंडर नहीं रहेगा तो पकौड़े में आग कैसे लगेगी। फिर से पुराने ज़माने में चले जाएं क्या, 19वीं सदी में चले जाएं क्या कि मैं पूछना चाहती हूँ आप सब से कि आप सब आगे आने वाली जनरेशन को पकौड़ा तलवाना चाहते हैं कि पढ़ा लिखा कर इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ये आपके हाथ में है, क्योंकि अभी करंट प्राइम मिनिस्टर तो आगे आने वाली जनरेशन से सिर्फ और सिर्फ पकौड़ा तलवाना चाहते हैं, जो कि पकौड़ा तलने में भी उन लोगों को बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। सिलेंडर के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, रिफाइंड ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो पकौड़ा तलना भी बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। अब सब आपके हाथ में है, आप आगे किसको चुनते हैं किसका नहीं चुनते हैं, लेकिन अपनी आंखें तो खोल ही लीजिए कम से कम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब ने इतना समय दिया और अब अपना ध्यान रखें। ये कोरोना नाम की महामारी हमारे देश से गई नहीं है, तो स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।